नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत और उनके करीबी से जुड़ी 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया था और उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है, इसका एक नमूना देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी के महाराष्ट्र में पूर्व सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ एक फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। मुंबई पुलिस का किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार दुरुपयोग कर रही है, ये लगातार हम एक के बाद एक देख रहे हैं। और अब चूंकि संजय राउत और उनके करीबियों पर ये कार्रवाई हुई है, 11 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है और आने वाले वक्त में संजय राउत और साथ ही उनकी पत्नी वर्षा राउत पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा भूमि घोटाला है जिसको लेकर फिलहाल वो फंसे हुए हैं। और उसके ठीक बाद इस तरीके से किरीट सोमैया पर ये एफआईआर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया गया है, दरअसल 57 करोड़ के चंदे से जुड़ा ये पूरा मामला है। आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए पैसे में कथित फर्जीवाड़े के मामले में मानखुर्द के टॉरपे पुलिस थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। एक पूर्व सैन्य कर्मी ने उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला किरीट सोमैया के खिलाफ दर्ज कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित फर्जीवाड़े के इस मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और साथ ही उनके बेटे नील के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। ये केस विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम में कथित हेराफेरी से जुड़ा ये पूरा मामला है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में दरअसल ये सैन्य कर्मी की ओर से एक शिकायत है तो जो दर्ज कराई गई है। हालांकि आपको ये बता दें कि इससे पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने दरअसल किरीट सोमैया पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए लोगों से 57 करोड़ रुपए जुटाए थे और उसमें हेराफेरी की है, यानी 57 करोड़ रुपए के ये घोटाले का आरोप उन्होंने किरीट सोमैया पर लगाया। और उसके ठीक बाद ये जो केस है ये उन पर एक पूर्व सैन्य कर्मी हैं जिनकी ओर से दर्ज कराया गया, यानी किस तरीके से पूरी साठगांठ करके ये केस दर्ज कराया गया है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया का बाकायदा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर संजय राउत के पास कोई सबूत है तो उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप देना चाहिए, यानी इस तरीके से आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। जाहिर तौर पर आरोप लगाने के सबूत भी होने चाहिए और यही बात किरीट सोमैया की ओर से भी कही गई थी। आपको बता दें कि 1961 में आईएनएस विक्रांत आया था और 1997 में सेवा से हटाया गया था। भारतीय नौसेना में 1961 में कमीशन किए गए आईएनएस विक्रांत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक नाकाबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे 1997 में सेवा से हटा दिया गया था और जनवरी 2014 में जहाज को ऑनलाइन नीलामी कर बेच दिया गया था। उस साल ही जहाज को खत्म कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये अभियान के तहत 57 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, इकट्ठा किए गए थे, उसमें हेराफेरी का आरोप जो है अब वो पूर्व बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया पर लगा रही हैं। और साफ तौर पर बीजेपी सांसद का ये कहना है कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो जाहिर तौर पर सबूत भी तो होने चाहिए। यानी किरीट सोमैया जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के एक एक भ्रष्टाचार और वसूली का पर्दाफाश कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं वजह है कि अब इस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता भी अब बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में हमने देखा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन बावजूद इसके खासतौर पर संजय राउत
इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि वो लगातार इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। बाकायदा किरीट सोमैया की ओर से जो भी आरोप महाविकास अघाड़ी या फिर एनसीपी शिवसेना के नेताओं पर भ्रष्टाचार या घोटाले से जुड़े लगाए गए हैं, तो उसमें उन्होंने सबूत पेश किए हैं। बाकायदा उन्होंने शिकायत जो की है वो सबूतों के आधार पर की है। लेकिन यहाँ कुछ उलट ही इसके तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों का नतीजा ये हो रहा है कि उल्टा एनसीपी या महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता ही अपने खुद के बुने जाल में फंस रहे हैं। क्योंकि हमने ये नवाब मलिक और अनिल देशमुख के मामले में देखा कि किस तरीके से आज वो ईडी की रडार पर हैं, सीबीआई की रडार पर हैं, जेल में बंद हैं और पूरे मामले में लगातार छानबीन हो रही है। हालांकि महाविकास अघाड़ी सरकार और साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में आमने सामने है, लेकिन अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे और साथ ही शिवसेना भी आमने सामने आ चुकी है। जिस तरीके से गुड़ी पड़वा के मौके पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित किया, उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना अपनी हिंदुत्ववादी जो एजेंडा उनका पार्टी का था, जो पहचान थी, उसे पूरी तरीके से खो चुकी है। यानी पूरी तरीके से टारगेट जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे को किया था। लेकिन उसके बाद अब राज ठाकरे को 9 अप्रैल को ठाणे में दरअसल एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन उसकी परमिशन राज ठाकरे को नहीं दी गई। यानी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जिस तरीके से अब महाविकास अघाड़ी सरकार और साथ ही खासतौर पर उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन पर हमलावर वो नजर आ रहे हैं, उसके बाद अब नतीजा इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि रैलियों की परमिशन ही नहीं दी जा रही है। आपको ये पता है कि कुछ ही वक्त बाद महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जो कि मिनी विधानसभा चुनाव हम इसे महाराष्ट्र में कह सकते हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें मनसे और साथ ही बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं। चुनावों में ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि राज ठाकरे लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं और कहीं ना कहीं यही खबरें खासतौर पर शिवसेना को खासा परेशान कर रही है। हाल ही में जब उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे ने निशाना साधा, तो उस पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी की सी टीम दरअसल मनसे को करार किया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को करार किया था और वहीं बी टीम AIMIM को करार किया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टियों को टीमों में बांटने का खेल भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं बदले की राजनीति करने की कोशिश इस पूरे मामले पर हो रही है, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये साफ तौर पर पता चलता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक के बाद एक नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किए हैं, वसूली के मामले उन पर दर्ज हैं। और तो ऐसे में बदला लेने के लिए इस तरीके से बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और ये हम उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद संजय राउत के बयानों में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं पर जो FIR दर्ज है, अब मुंबई पुलिस उन पर कार्रवाई करे। यानी बदले की कार्रवाई की भावना से ये तमाम कार्रवाई अब महाराष्ट्र में चल रही हैं। और इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि PMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।